So hello everyone, my name is Aditya Shivhare and today we are going to discuss about the principles of management, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं टेलर के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं प्लस जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। तो चलो यार जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहाँ पर साइंस का मतलब होता है कोई भी प्रैक्टिकली चीज़ को अप्लाई करना, ठीक है, फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन लेना। और रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एज इट इज़ सुन के बिलीव करके कर लेना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपने टॉपर की वीडियो देखी, उसमें उसने बोला सुबह के टाइम पढ़ाई करना बहुत बेस्ट होता है, लेकिन ये क्या हो गया, रूल ऑफ थंब। आपने उस चीज़ को प्रैक्टिकली खुद पढ़ के देखा अलग अलग टाइम पर और फिर अपने लिए डिसाइड किया कि नहीं सुबह शाम और रात में से कौन सा बेस्ट टाइम आपके लिए है, वो हो गई साइंटिफिक इंक्वायरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजर को बोला जाता है कि वो भी साइंटिफिक इंक्वायरी करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन ले। अब क्या बोला गया है यहाँ पर, क्या नहीं करना चाहिए कि अपने इंट्यूशन, एक्सपीरियंस और विल पे कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इंट्यूशन का मतलब होता है कि मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस मतलब कि मैंने पहले ऐसा किया था तो मैं अभी भी ऐसा करूँगा। विल का मतलब क्या होता है कि मेरे को लगता है तो मैं करूँगा ही, मैं करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा। दिस इज़ कॉल्ड विल। तो इसलिए हम रूल ऑफ थंब को ना डिक्टेटरशिप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपनी चलाना हो गया, मैनेजर अपनी चला रहा है, ठीक है। और साइंटिफिक डिसीजन मतलब क्या हो गया, वो रियलिटी के बेसिस पे डिसीजन ले रहा है, पहले कुछ कर रहा है, उससे जो रिजल्ट आ रहा है उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहा है। तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस हो गई जिससे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। तो अगर एक मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसाइड करना है कि लेबर्स को कितने टाइम तक काम करना चाहिए, तो वो एक टाइम स्टडी यानी कि एक साइंटिफिक टेक्निक का यूज़ करेगा, ना कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का। टाइम स्टडी हम आगे जाके और पढ़ेंगे। तो सिंपली ये प्रिंसिपल डिपेंड करता है साइंस पे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ये हर टेक्निक में आगे जाके यूज़ होगा, इसको बार बार पढ़ो। अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि एक पीस बना के रखना मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। अब क्या होता है, मैनेजमेंट को हमेशा लगता है कि वर्कर्स काम नहीं करते हैं, ज़्यादा पे ऑफ करना पड़ता है उनको, वहीं पर वर्कर्स को लगता है कि हमको तो बहुत सारा काम देते हैं और पे ऑफ ही नहीं करते। तो इसको चेंज करने के लिए, इस नज़रिए को या फिर इस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए हम मेंटल रेवोल्यूशन, जो कि फिर से एक साइंटिफिक टेक्निक है, उसका यूज़ करते हैं ताकि इनको लगे कि नहीं यार दोनों एक दूसरे से मिल के काम करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट को कुछ अगर बोनस हुआ है तो उसको शेयर कर देना चाहिए वर्कर्स के साथ, और वर्कर्स को भी अच्छे से काम करना चाहिए ताकि मैनेजमेंट को भी अच्छा लगे। यानी कि बेसिकली एक दूसरे की हेल्प करना ताकि दोनों का काम बन जाए। तो यहाँ पर मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, उनको ये जो वर्कर्स का ऑब्जेक्टिव है इसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ लिंकअप कर देना चाहिए। यानी कि उनसे बोलो कि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसको हम बोलते हैं पूरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक्सटेंशन है। यानी कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड काम करने के शुरुआत में लगता है, यानी कि जब काम करना वर्कर्स ने शुरू किया तो उनका नज़रिया ठीक होना चाहिए, उनका एटीट्यूड मैनेजमेंट को लेके सही होना चाहिए। सिमिलरली विथ मैनेजमेंट, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल में तब होता है जब वो लोग काम कर रहे होते हैं, यानी कि उनको कॉपरेशन के साथ काम करना है, एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना है। तो सोच समझ के काम करो। वहीं पर मैनेजर्स को क्या करना है कि उनको एम्प्लॉयज़ के सजेशंस लेने हैं, आइडियाज़ लेना, अगर वो कुछ बता रहे हैं तो भैया सुनो उनकी बात को। प्लस यहाँ पर वर्कर्स को कोई भी स्ट्राइक्स नहीं करना है, यहाँ पर कोई भी अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करनी है कि अगर मैनेजमेंट को या फिर कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं तो वहाँ पर बोनस मांगने नहीं जाना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पर इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। यानी कि जब वर्कर्स काम कर रहे हों तो मैनेजर्स को भी वहाँ पर आकर उनको गाइड और इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो काम है वो ईजिली कैरी आउट हो जाता है और वर्कर्स के ऊपर बर्डन नहीं आता, ठीक है। तो ये दोनों को आपको लिखना है। ये दोनों एक तरीके से सिमिलर हैं बट ये सेम नहीं है, हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो पॉइंट आ जाता है वो है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स मतलब कि हमको एक इम्पॉर्टेंस देना चाहिए ट्रेनिंग और सिलेक्शन में। यानी कि जो वर्कर्स हैं उनकी नॉलेज को अपडेट करना चाहिए। अगर एक न्यू मशीनरी आई है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको बताओ, इंस्ट्रक्ट करो कि ये कैसे चलेगी। इससे क्या लॉस नहीं होगा, प्लस वर्कर्स आपके और एफिशिएंट हो जाएंगे। गिविंग जॉब्स अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशंस, यानी कि जो भी बंदा आया है काम करने तो उससे पूछो कि आपको किस
आपने पहले किस फील्ड में ज़्यादा काम किया है, आपको किस फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो बताएगा कि अच्छा मेरे को मशीन चलाते बनता है तो उसको मशीन में डलवा दिया। कोई बोलेगा मेरे को मैनेजमेंट करना अच्छा लगता है तो उसको लीडर बना दिया। समझ में आया? तो ऐसे काम करेंगे तो एफिशिएंसी वर्कर की भी बढ़ेगी, प्लस वो मोटिवेटेड रहेगा, प्लस उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं जो हमको पढ़ना है अपने एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद हम टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स को कवर आउट करेंगे। तो अब आ जाता है हमारी साइंटिफिक टेक्निक नंबर 1, जिसका नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का क्या मतलब होता है कि जो वर्कर जब काम कर रहे होते हैं तो उन पे बर्डन ना पड़े, इसलिए हम 2 डिपार्टमेंट बनाते हैं। एक होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम होता है उनको सब कुछ गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होता है जब वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, यानी कि फैक्ट्री में जब मशीन से रिलेटेड काम होता है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालता है। यहाँ पर ये जो लोग होते हैं ना, ये थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं, स्किल्ड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, ताकि वर्कर्स पे ज़्यादा बोझ ना आए, इसलिए इनको रखा गया है। ठीक है, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहले आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क, जिसकी नाम से ही आपको पता चल रहा है, रूट मतलब होता है जो कि स्टेप्स देता है, जो कि रास्ता दिखाता है। इसलिए क्या करता है, फिक्स करता है स्टेप्स, जिस पे चल कर या फिर जिसको फॉलो करके जो वर्कर्स हैं वो अपना काम कैरी आउट कर सकते हैं, प्रोडक्शन अच्छे से कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसके नाम से पता चलता है कि ये भैया इंस्ट्रक्शन देता है, यानी कि गाइड करता है कि तुमको ऐसे काम करना है, इस तरीके से काम करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का मतलब होता है जो बताता है कि आपको इस टाइम पे काम को शुरू करना है, इस टाइम पे ख़त्म करना है, यानी कि वो टाइम बताता है कि आपके पास इतनी टाइम लिमिट है। कॉस्ट क्लर्क भी इसी के साथ होता है, मतलब दोनों एक ही होते हैं, यानी कि कॉस्ट शीट बनवाना कि कितने एक्सपेंसेस हुए इतने टाइम में। ठीक है, अब आता है डिसिप्लिनेरियन। ये बंदा सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, ये पूरे जो वो होता है ना कोड ऑफ कंडक्ट, ये बताता है कि आपको मशीन में ये यूज़ नहीं करना है, या फिर मशीन को 1 घंटे तक चलाकर फिर बंद नहीं करना, उसको चलते रहने देना है। ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है, तो ये सब बताता है ये। तो इसको याद करने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करी है, बुक में भी सेम लिखा हुआ है कि आपको ये लाइन का यूज़ करना है, द फोरमैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, और इसके आगे बस आपको ना इनका जो मतलब है वो जोड़ देना है। जैसे कि द फोरमैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग अप द स्टेप्स, द फोरमैन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर्स इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो आप ऐसे करके इन सब चीज़ों को याद कर सकते हो। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी सेम हम ऐसे याद करेंगे। ठीक है, अब गैंग बॉस क्या हो जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। गैंग मतलब जिसके पास हथियार होते हैं, तो बिजनेस के हथियार होते हैं मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स। तो जो भी इन चीज़ों को अरेंज करवाता है, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखता है, उसका नाम होता है गैंग बॉस। ठीक है, स्पीड बॉस कौन होता है, जो कि टाइमली कंप्लीशन कराता है जॉब का। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर टाइम क्लर्क और स्पीड बॉस में डिफरेंस क्या हुआ। टाइम क्लर्क वर्कर्स का टाइम बताता है, स्पीड बॉस जो है वो प्रोडक्ट्स का टाइम बताता है कि भैया प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट्स इतनी देर में बन जाने चाहिए। समझ में आ रहा है, तो जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये वर्कर से रिलेटेड है। ठीक है, रिपेयर बॉस क्या हो गया, जो कि मशीन टूल्स की रिपेयर करता है, यानी कि आप वर्किंग कंडीशन में मशीन्स होनी चाहिए। इंस्पेक्टर भैया जो होता है वो क्वालिटी बताता है कि आपको क्वालिटी मेंटेन करके रखना, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके इतना इतना रखना है। ठीक है, तो ऐसे हमको करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो हम इसको अलग अलग करके तोड़ के पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए, यानी कि क्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहिए। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमको राइट काइंड्स ऑफ टूल्स की यूज़ होगा और मशीन का यूज़ होगा। जैसे कि एक यूट्यूब वीडियो बनाना है तो उसके लिए अच्छा कैमरा होगा, अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, अच्छा एडिटिंग होगी, तो ऑब्वियसली वीडियो बहुत अच्छी आएगी, उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले तो हमको ये करना चाहिए कि अच्छी मशीन्स अपने बिजनेस में लेकर आएँ। प्लस यहाँ पर सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स फॉर वेट, साइज, टाइप, मेजर एंड क्वालिटी, यानी कि आप ना हर एक टाइप के लिए, हर एक मतलब जैसे कि हर एक फैक्टर के लिए एक एक ना सेट कर दो स्टैंडर्ड कि मेरे को इतना वेट चाहिए, ये जो प्रोडक्ट है वो इतने साइज़ का होना चाहिए, इसका ये टाइप होना चाहिए। एग्जांपल यूट्यूब का लेते हैं कि भैया जिसकी साइज़ है तो 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होना चाहिए। टाइप है कि एजुकेशन से रिलेटेड ही होना चाहिए। एंड क्वालिटी क्या हो गई कि उसकी जो क्वालिटी है, मतलब जो HD रेजोल्यूशन है वो अच्छा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके हम एक प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा, जितनी अच्छी उसकी क्वालिटी होगी, उतना ज़्यादा वो बिकेगा। तो इसी पॉइंट में सेकंड चीज़ आ जाती है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है टू कट डाउन द डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, यानी कि आपको ना ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी ज़्यादा वैरायटी होगी तो आपका जो लेबर है, मैन पावर है, कॉस्ट है, मशीनरी, इन्वेंट्री,
यानी कि रॉ मटेरियल्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वेस्ट होंगी। इसलिए आप क्या करो, कम वैरायटी रखो और एक वैरायटी की जो क्वालिटी है उस पर ज़्यादा फोकस करो। इवन एक न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर एक न्यूज़पेपर था वो 200 टाइप के न्यूज़पेपर देता था, उसके बाद उसने कट डाउन करके शायद 20 कर दिया था, तो उसको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। तो जितना कम काम होगा और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी में बेसिकली कुछ स्टडीज़ होती हैं जो कि हमारे वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। ये हम अपने रियल स्टडीज़ में भी इसको कवर आउट कर सकते हैं। तो अब जैसे कि फैटिग स्टडी होती है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो रेस्ट इंटरवल है वो कितने टाइम तक होना चाहिए, उसका क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, उसके नंबर क्या होना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप पढ़ने बैठते हो और 1 घंटे के बाद आप ब्रेक लेते हो, तो आपका जो 1 हो गया यानी कि 1 आवर हो गया, वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। आप अगर 10 मिनट का रेस्ट लेते हो तो 10 मिनट आपका ड्यूरेशन हो गया। और अगर आपने 5 घंटे पढ़ाई करी यानी कि आपने 5 बार रेस्ट लिया, 5 जो हो गया वो आपका नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स हो गया, यानी कि इसको हम फैटिग स्टडी बोलेंगे। तो अगर एक मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट कराना है तो वो वर्कर को देखेगा कि कितनी देर तक उसने काम किया और वो थक गया और उसके बाद उसने ब्रेक लिया। तो जितने टाइम तक उसने काम किया वो हो गया उसकी फ्रीक्वेंसी। फिर अगर उसने 10 मिनट का ब्रेक लिया तो वो हो गया उसका ड्यूरेशन। और अगर उसने उसमें 5 बार एक दिन में अगर उसने 5 बार रेस्ट लिया तो भैया वो हो गया उसका नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। तो ऐसे करके हम इस फैटिग स्टडी को करते हैं। और आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का सिंपली मतलब होता है कि हमको एक बेस्ट मेथड चूज़ करना है अपने प्रोडक्शन के लिए। तो जैसे कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 तरीके से हम बना सकते हैं। एक है मशीन्स का यूज़ करके, एक होता है लेबर का यूज़ करके। तो हम क्या करेंगे, दोनों टेक्निक्स को यूज़ करके देखेंगे और जिसमें कम खर्चा आएगा, जिसमें कॉस्ट लेस हो जाएगी, उसको हम यूज़ करेंगे। जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा, कॉस्ट लेस। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भैया साइंटिफिक इंक्वायरी करो, यानी कि वो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब को यूज़ करो। साइंस का यूज़ करके ही एक मेथड को करो, कोई भी रूल ऑफ थंब का यूज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपको ये ना हर प्रिंसिपल में लिखना है, हर टेक्निक में इस चीज़ को लिखना है आपको। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट आया है। इसका मतलब यह है कि आपको आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, इसको डिवाइड कर देना है। जिसकी सबसे पहले रॉ मटेरियल्स आते हैं, फिर वो फैक्ट्री में जाते हैं, फिर मशीन उसको कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट करके फिर एक फिनिश गुड बनते हैं, फिर पैक होते हैं, फिर डिलीवर होते हैं। तो इन जो भी स्टेप्स होते हैं ना, ये रॉ मटेरियल से लेके पैक होने तक, इन सब में अलग अलग मेथड्स का यूज़ करो ताकि वो और अच्छे होते जाएँ, क्वालिटी इंक्रीज़ होती जाए। ये इस मेथड में बोला गया है। बस हमें कॉस्ट लेस करना है और हमारा प्रॉफिट बढ़ाना है। अब आ जाता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब कि हमें कितना टाइम लगता है या फिर हमारे वर्कर्स को कितना टाइम लगता है अपनी जॉब को कंप्लीट करने में। तो ये हमको चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक टारगेट बना देना है। साथ ही साथ हमको देखना है कि हमारे कितने वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं। ठीक है। तो हमने एक टारगेट बना दिया कि भैया आज तुमको 100 यूनिट प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, फिर से साइंस का यूज़ किया और देखा, एक स्टॉप वॉच लेके चले गए और देखा कि भैया कितनी देर में 100 यूनिट्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं। और उसके बेसिस पे हमने इस टाइम को सेट कर लिया कि भैया अब तुम्हारी 6 घंटे की जॉब होगी, 7 घंटे की जॉब होगी। हमें ये याद रखना है कि हमको इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैनेजर को यूज़ नहीं करना है। तो यही मैंने बताया है कि अगर एक एवरेज टाइम लेना है तो आपको कम से कम 100 बार, ये टेलर ने बोला है कि आपको कम से कम 100 बार इस टाइम स्टडी को करना पड़ेगा। 100 बार उनकी टाइम को स्टॉप वॉच में रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि कितने टाइम में अपना जॉब को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये चीज़ बोली गई है। अब आगे बढ़ते हैं तो जाता है मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है आप कितनी बार चलते हो। तो यानी कि मूवमेंट्स की बात की जा रही है यहाँ पर कि आप कितनी बार मूव करते हो। तो क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो आपके अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उसको हमको कट डाउन करना है। यानी कि प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को पहले डिफाइन करो, उसके बाद फिर जो अनप्रोडक्टिव है उसको कट डाउन कर दो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हो, ठीक है, आप पढ़ने के लिए बैठे और आपको अब एकदम से याद आया अरे मेरे को तो ये बुक चाहिए, आप बुक लेकर आ गए। आपने फिर देखा कि अरे यार मेरे पास तो पेंसिल नहीं है, आप फिर बुक शेल्फ के पास गए, पेंसिल लेकर आ गए। फिर आपको चला अरे दूसरे ही तो मेरे सैम्पल पेपर्स हैं ही नहीं, फिर गए फिर लेकर आ गए। ये हो गए आपके अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, क्योंकि ये आपको पढ़ाई करने से रोक रहे हैं, आपके गोल को अचीव करने से रोक रहे हैं। आपने क्या किया, अपने टेबल को बुक शेल्फ के बाजू में लगा लिया। तो क्या हो गया, आपको अब कोई भी चीज़ की ज़रूरत है आप डायरेक्टली बाजू से निकाल रहे हो। तो आपके जो मूवमेंट्स हैं ये कट डाउन हो गए, आपका टाइम वेस्ट होने से बच गया। तो हमको फैक्ट्री में भी ये करना चाहिए, हमको ऐसे टूल्स बनाने चाहिए, ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने चाहिए जो कि ईजी टू यूज़ हों, जिसमें ज़्यादा मेहनत ना लगे। ये जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे वर्कर्स के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसका मतलब होता है कि वेजेस से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के जो वेजेस की हैं।
तो हम जो भी सैलरी, जो भी पैसा हमारे एम्प्लॉयज़ को देते हैं वो उनकी एफिशिएंसी, टैलेंट और स्किल्स के बेसिस पे होना चाहिए। यानी कि जितनी जिसकी औकात है उसके हिसाब से उसको पैसा दो। और अगर आपका एम्प्लॉय ज़्यादा काम कर रहा है तो भैया उसको बोनस दो। इससे क्या होगा कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। जैसे कि आपको बोला जाता है घर पे कि अगर तुम इसमें इतने मार्क्स लेकर आओगे तो हम तुमको ये दिलाएंगे, तो अब आप क्या होगा, आप ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे, जिससे आपको वो चीज़ मिल जाए। अब पेमेंट शुड बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। जैसे कि LIC होती है ना, तो वहाँ पर क्या बोला जाता है कि अगर आप इतने इंश्योरेंस बेचोगे तो उसके हिसाब से आपको इतना पे किया जाएगा। अगर दिन में 5 इंश्योरेंस बेचोगे तो उसका आपको 500 रुपये मिलेगा, 10 बेचोगे तो 1000 रुपये मिलेगा। तो इससे लोग ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हमको भैया अगर ज़्यादा काम कर लिया, ज़्यादा बेच लिया तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये एक यूज़ किया जाता है एज अ मोटिवेटर, जिससे ज़्यादा काम करवाया जा सके वर्कर से। लास्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है, लास्ट जो पॉइंट आ जाता है इस चैप्टर का, वो है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन हमने शुरू में भी डिस्कस किया था। इसका मतलब होता है कि हमको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें टिप दे देता हूँ कि अगर आपने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड पढ़ लिया है, आपने कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म पढ़ लिया है, मेंटल रेवोल्यूशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वही एज इट इज़ है। तो यहाँ पर क्या है कि हमको एटीट्यूड चेंज करना है, अपना एक नज़रिया चेंज करना है वर्कर्स का और मैनेजमेंट का। साथ ही साथ वर्कर्स को क्या फ़ील होता है कि भैया उनको ज़्यादा काम दिया जाता है, मैनेजर्स को फ़ील होता है कि उनको इनफेक्टिवली, मतलब वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं वर्कर जो हैं। तो ये सब चीज़ें हमने हार्मनी में ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। तो बेसिकली हमको एक पॉजिटिव थिंकिंग बनाना चाहिए एक दूसरे के लिए। हमको ये सोचना चाहिए कि नहीं, इसका भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए। तो इसके लिए मैनेजमेंट को लिंक कर देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को वर्कर्स के ऑब्जेक्टिव से, यानी कि ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसी के साथ आज हमने साइंटिफिक टेक्निक्स और प्रिंसिपल जो कि टेलर ने दिए थे उसको कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको इसके पहले का पढ़ना हो तो आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं। हमने फाइनली इस चैप्टर को एंड कर लिया है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर ईमेल पर पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।